दोस्तों 2021 खत्म होते होते हमने पराग अग्रवाल और लीना नायर जैसे कई इंडियंस को उस लिस्ट में ऐड कर दिया जो आज फॉरेन मल्टीनेशनल्स को लीड कर रहे हैं। पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ बनाए गए और लीना नायर ने चैनल का कार्यभार अपने हाथों में लिया। इस लिस्ट में पहले से ही इंदिरा नुई, सत्या नडेला, सुंदर पिच्चई और शांतनु नारायण जैसे कई नाम शामिल हैं। इन सब के साथ गीता गोपीनाथ जो आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, उन्हें अर्ली दिसंबर में आईएमएफ की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त किए जाने की घोषणा कर दी गई। जहां एक ओर इंडियंस द्वारा अचीव की जाने वाली ये ग्लोबल एक्सीलेंस हमें गर्व महसूस कराती है, वहीं दूसरी ओर ये पैटर्न्स कुछ सवाल खड़े करते हैं। क्या इंडियन टैलेंट के माइग्रेशन से हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हैम्पर हो रही है, या यूं कहें कि ये लोग इंडिया में ही रहते हुए देश की उन्नति में अपना योगदान देते तो क्या आज हमारे देश की तस्वीर कुछ और होती? क्या ब्रेन ड्रेन आज भी हमारे डेवलपमेंट को हैम्पर कर रहा है? आज हम ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट द्वारा इस माइग्रेशन के अगेंस्ट किए गए स्टैंड पे भी एक नज़र डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से हो रहे ब्रिटिश साइंटिस्ट के यूएस में माइग्रेशन को आइडेंटिफाई करते हुए रॉयल सोसाइटी ने 1963 में इसे ब्रेन ड्रेन की तरह डिफाइन किया था, जिसके कारण ब्रिटिश इकोनॉमी को सीरियस लॉसेस हो रहे थे। ये टर्म आने वाले समय में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई होने वाला था, जहां इंडिपेंडेंस के बाद सिमिलर पैटर्न देखे गए। आज़ादी के बाद इंडियन इकोनॉमी के लिए एक फर्म बेस तैयार हो, इसके लिए हमारे देश को इनोवेटिव माइंड और स्किल्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत थी। लेकिन इसी दौरान बेटर लाइवलीहुड और अपॉर्चुनिटीज़ के कारण कई इंडियंस ने विदेशों में जाना पसंद किया। ये पैटर्न 1991 तक जारी रहा, जब तक इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबलाइजेशन के लिए ओपन ना कर दिया गया। एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद जहां एक और कई मल्टीनेशनल कंपनीज और फॉरेन इन्वेस्टमेंट ने इंडिया में अपने कदम रखने का फैसला किया, वहीं इनके साथ कई इंडियंस ने भी वापस अपने देश लौटने का डिसीजन लिया। लेकिन इसके बाद आज इंडियन इकोनॉमी फिर से उसी ब्रेन ड्रेन के इशू को फेस कर रही है जो 1991 रिफॉर्म्स के बाद कुछ समय के लिए रुक गया था। यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाइलाइट्स के अनुसार 2000 से 2020 के बीच लगभग 10 मिलियन इंडियंस ने विदेशों में माइग्रेट करने का निर्णय लिया। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में लगभग 2 करोड़ इंडियंस विदेशों में मौजूद थे, जिसमें 35 लाख इंडियंस यूएई में, 27 लाख यूएस में और 25 लाख सऊदी अरेबिया में लोकेटेड हैं। दोस्तों हमारे लिए इंडियंस का फॉरेन कंट्रीज जाना मेजर इशू नहीं है, बल्कि उनका वापस ना आना चिंता का विषय है। लास्ट ईयर मिड दिसंबर में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लोकसभा सेशन में बताया कि 2015 से सितंबर 2021 के बीच 8,81,254 इंडिविजुअल्स ने अपनी इंडियन सिटीजनशिप रिनाउंस कर दी। वहीं पिछले 5 सालों में 10,646 फॉरेनर्स ने इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया, जिनमें 4,177 इंडिविजुअल्स को सिटीजनशिप प्रोवाइड की गई। दोस्तों इस क्राइसिस को एक्सप्लेन करते हुए बयान ने बताया कि 1996 से 2015 के बीच 10th और 12th स्टैंडर्ड के आधे से ज़्यादा फर्स्ट रैंकर्स या उस बैच के ब्राइटेस्ट माइंड्स विदेशों में माइग्रेट कर चुके हैं। इसके अलावा फॉरेन लर्निंग के लिए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किए गए स्कॉलरशिप्स, जिन्हें ये सोचकर प्रोवाइड किया गया था कि ये स्टूडेंट्स फॉरेन कॉलेजेस में अपनी पढ़ाई कर वापस देश में आकर अपना योगदान देंगे, उन स्टूडेंट्स के फॉरेन कंट्रीज में सेटल डाउन होने से वेस्ट होता नजर आया। साथ ही एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी ASSOCHAM द्वारा की गई एक स्टडी में पाया गया कि एक हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट के बाहर जाने से हमारे देश को हर साल लगभग $17 बिलियन के रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। दोस्तों ये प्रॉब्लम का केवल एक साइड है। स्टूडेंट के साथ कई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने भी विदेशों में शिफ्ट होना शुरू कर दिया है। मॉर्गन स्टैनले द्वारा 2018 में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 के बाद से 2300 मिलियनियर्स इंडिया से माइग्रेट कर चुके हैं। ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार केवल 2019 में ही 7,000 मिलियनियर्स ने इंडिया से माइग्रेट करने का फैसला लिया था, जिससे देश को टैक्स रेवेन्यू में बिलियंस के लॉसेस हुए। ब्रेन ड्रेन के इम्पैक्ट को इंटेंसिफाई करते हुए इंडिया से स्किल्ड वर्कर्स और प्रोफेशनल्स भी माइग्रेट कर रहे हैं। क्लिनिकल ऑर्थोपेडिक्स और रिलेटेड रिसर्च द्वारा पब्लिश्ड एक रिपोर्ट में इस बात को मेंशन किया गया कि इंग्लैंड के नेशनल हेल्थ सर्विसेज के 30% फिजिशियंस इंडियन डिसेंट के हैं। हम प्रोफेशनल्स के माइग्रेशन को इस डेटा से और बेहतर समझ सकते हैं कि जहां एक और इंडिया में हर 2400 इंडिविजुअल्स के लिए एक डॉक्टर अवेलेबल है, वहीं यूएस में
1325 अमेरिकन के लिए एक इंडियन डॉक्टर अवेलेबल है। इसके अलावा आईटी प्रोफेशनल्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, स्कॉलर्स और कई ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिनसे जुड़े डेटा को यदि एनालाइज किया जाए तो ये जाना जा सकता है कि जहां एक और इंडिया इन प्रोफेशनल एक्सपर्टीज की डेफिशिएंसी से जूझ रहा है, वहीं इंडियंस मास नंबर में फॉरेन कंट्रीज में सर्व कर रहे हैं। दोस्तों, इंडिया से होने वाले इस लार्ज स्केल माइग्रेशन के वेरियस सोशल और इकोनॉमिक कॉजेज हैं। आइए हम अगले सेक्शन में उन कारणों को समझते हैं जिनसे प्रभावित होकर इंडियंस देश में रहने की जगह माइग्रेट करने के लिए इन्फ्लुएंस होते हैं। दोस्तों, समय के साथ इंडियंस की कॉम्पिटेंस, लिंग्विस्टिक प्रोवेस और हायर लेवल ऑफ एजुकेशन से कई कंट्रीज अट्रैक्ट हुई हैं और उन्होंने अपने वीज़ा रूल्स को इंडिया से टैलेंट अट्रैक्ट करने के लिए सिंपल बनाया है। इंडिया से होने वाले माइग्रेशन के रीजन्स को हम दो फैक्टर्स के तहत कैटेगराइज कर सकते हैं, पुश फैक्टर्स एंड पुल फैक्टर्स। दोस्तों, पुश फैक्टर्स उन कारणों को कहा जाता है जो हमारे देश के अंदर जनरेट हुए। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया में हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ की कमी, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के बढ़ते हुए कट ऑफ्स और टफ होते कॉम्पिटिशन्स ने इंडिया में हायर एजुकेशन का एक्सेस कठिन बना दिया है। हमारे देश में जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ी, उन्हें एजुकेट करने के लिए क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस उस स्पीड से डेवलप नहीं हो पाए और हमें ये बात एक्सेप्ट करनी होगी। लैक ऑफ इंस्टीट्यूशंस के कारण इंडियन स्टूडेंट आज फॉरेन कंट्रीज की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं जहाँ उन्हें बेटर स्किल और नॉलेज मिल सकती है। इंडिया में रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट जीडीपी का 0.7% स्पेंड करती है। आंकड़ों के मुताबिक ब्रिक्स देशों में इंडिया रिसर्च फाइनेंस में सबसे लोवेस्ट पोजीशन पे है। अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए वो इंडिविजुअल्स जो इस फील्ड से जुड़े हैं वो दूसरी कंट्रीज की ओर अट्रैक्ट होना पसंद करते हैं। इंडिया में लोअर वेजेस भी एक बड़ा कारण है जिससे इंडिया की यंग लेबर फोर्स बेटर रिवॉर्ड्स के सर्च में माइग्रेट करती है। परचेजिंग पावर पैरिटी की टर्म्स में एक यूएस एकेडमिक प्रोफेशनल अपने इंडियन काउंटर पार्ट से 6 टाइम्स ज़्यादा अर्न करता है। यह आंकड़ा मैनेजमेंट में 3 टाइम्स और आईटी में 2 टाइम्स है। दोस्तों, जहां एक और ये सवाल ज़रूरी है कि क्यों इंडियंस आज माइग्रेट कर रहे हैं, वहीं ये सवाल भी अहम है कि क्या वो इंडियंस आज देश वापस आने का फैसला करते हैं तो हमारे सिस्टम में उन्हें एब्जॉर्व करने के लिए सफिशिएंट जॉब्स हैं। इसका जवाब है शायद नहीं। हमारा जॉब मार्केट आज उस हद तक खुद को एक्सपैंड करने में नाकामयाब रहा है जिसमें वो हाई स्किल्ड जॉब सीकर्स को अकोमोडेट कर ग्लोबल कॉम्पिटिटिव सैलरीज दे सके। इसके लेबर ब्यूरो जॉब क्रिएशन डेटा के अनुसार इंडिया में न्यू जॉब क्रिएशन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में तेजी से कम हुई है। यूएनडीपी की एक रिपोर्ट ने यह रिवील किया कि इंडिया 1991 से लेकर 2013 के बीच लेबर मार्केट में आए न्यू इंट्रेंट्स का केवल 50% ही ऑब्जॉर्व कर पाया था। इस रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 35 ईयर्स में इंडिया एक सीवियर जॉब क्राइसिस फेस करने वाला है। ओईसीडी के अनुसार इंडिया के लगभग 30.5% यूथ ना ही किसी एम्प्लॉयमेंट में और ना ही किसी एजुकेशन या ट्रेनिंग प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं। ये रही कुछ पुश फैक्टर्स की बात। आइए अब पुल फैक्टर्स को समझते हैं। दोस्तों, डेवलप्ड कंट्रीज इंडिया के कंपेयर्ड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स, सैलरीज, टैक्स बेनिफिट्स एक्सेट्रा प्रोवाइड करती हैं जो इमिग्रेशन का बड़ा कारण है। उन कंट्रीज में प्रोवाइड की जाने वाली ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिया जैसे नेशन से बेटर होती है जिसके प्रति हमारी यूथ अट्रैक्ट होती है। डेवलपमेंट के साथ इंडियन यूथ अपने लाइफ में ग्रेटर लिबर्टी सीख करने लगे हैं, जबकि हमारी सोसाइटी आज भी इस तरह के लाइफस्टाइल को फुली एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। इस सिचुएशन में फॉरेन कंट्रीज जहां लिबरल नॉन इंटरफेयरिंग सोसाइटी ज़्यादा फ्रीडम प्रोवाइड करती है, इंडियन यूथ के लिए बेटर चॉइस बन के उभरी है। डेवलप्ड कंट्रीज अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए टैलेंट्स अट्रैक्ट करती हैं। इंटेलेक्चुअल लेबर के लिए एशियंस को प्रेफर किया जाना, जिसके लिए वो इजी माइग्रेशन पॉलिसी फ्रेम करती है, हमारे देश से माइग्रेशन को इजी बनाता है। दोस्तों, यदि हम देश के एजुकेशन पैटर्न को देखें तो मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस आज भी टेक्स्ट बुक एजुकेशन और थियोरेटिकल लर्निंग को इम्पोर्टेंस देते हैं, जो स्टूडेंट्स को वो स्किल नहीं दे पाते जिससे वो जॉब्स के लिए तैयार हो पाएं। इसी कारण से हम इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स और एकेडमिक नॉलेज के बीच एक गैप क्रिएट होता हुआ देख सकते हैं। इंडिया स्किल रिपोर्ट के अनुसार एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से पास आउट होने वाले केवल 47% स्टूडेंट्स ही एम्प्लॉयबल होते हैं और इस कारण कई इंडिविजुअल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए दूसरे देशों में अंडर एम्प्लॉयमेंट के लिए भी तैयार होकर माइग्रेट कर जाते हैं। दोस्तों, इंडिया डुअल सिटीजनशिप ऑफर नहीं करता,
जिस कारण दूसरे देशों में सिटीजनशिप हासिल करने वाले लोगों को अपनी इंडियन सिटीजनशिप गिव अप करनी पड़ती है। हाउएवर वो इंडियंस जो अपनी सिटीजनशिप रिनाउंस करते हैं वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि OCI कार्ड अप्लाई कर इंडिया में रिसाइड कर सकते हैं या इवन बिजनेस भी रन कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप रिनाउंस करने के लिए एक सिंपल ऑनलाइन प्रोसेस डेवलप किया है जो इस बात को शो करता है कि गवर्नमेंट देश से टैलेंटेड पॉपुलेशन के आउटफ्लो को लेकर कितनी चिंतित है। इसका एक बड़ा कारण है कि रेमिटेंसेस और इन्वेस्टमेंट के जरिए ये प्रवासी इंडिया को एक ह्यूज फाइनेंशियल एसेट की तरह नजर आते हैं। NRI रेमिटेंसेस इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में एक मेजर कंट्रीब्यूटर रहा है। इंडिया आज वर्ल्ड वाइड रेमिटेंसेस का लार्जेस्ट रेसिपिएंट है। केवल 2021 में रेमिटेंसेस के जरिए NRIs ने इंडियन इकोनॉमी में $81 बिलियन कंट्रीब्यूट किए थे। लेकिन इन सब के बावजूद गवर्नमेंट ने कई ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे इंडियन टैलेंट्स वापस अपने देश लौटने को आकर्षित हो सकें। एग्जाम्पल के तौर पे द रामानुजन फेलोशिप, इनोवेशन इन साइंस परस्यूड फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च प्रोग्राम। इसकी मदद से गवर्नमेंट दुनिया भर में बसे इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को इनकरेज करती है कि वो इंडिया आकर साइंटिफिक रिसर्च पोजीशंस लीड करें। द रामालिंगा स्वामी फेलोशिप उन साइंटिस्ट के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जो इंडिया वापस आकर काम करना चाहते हैं। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट, इसके तहत कई ओवरसीज इंडियन ओरिजिन एकेडमिशियंस पार्टिसिपेट कर कई चैलेंजेस के लिए इनोवेट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, इन सब के अलावा इंडिया आज ब्रेन ड्रेन को कर्ब करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत 2022 तक 400 मिलियन पीपल को स्किल्ड वर्कफोर्स बनाने का प्रयास कर रहा है, जिससे इन लोगों को इंडिया में ही एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इसके साथ आज इंडियन गवर्नमेंट इंडियन इकोनॉमी को फर्दर प्राइवेटाइज करते हुए उन इंडिविजुअल्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रही है जो लैक ऑफ ऑप्शंस के कारण फॉरेन कंट्रीज में सेटल डाउन होना चाहते हैं और वहां अपने बिजनेसेस को स्टैब्लिश करना चाहते हैं। इन एफर्ट्स के कारण हम आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में इंडिया के इंप्रूव होते हुए परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। दोस्तों, इंडिया को ऐसे सिस्टमैटिक चेंजेस की जरूरत है जिससे ऐसा ओवरऑल इन्वायरमेंट बने जो टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को देश में स्टे करने के लिए मोटिवेट कर सके। कुछ समय पहले ही एक न्यूज़ चर्चा में थी जहां गुजरात का एक परिवार कनाडा के थ्रू US में एंटर करने के प्रयास में ठंड से मारा गया। 4 लोगों के इस परिवार में एक 11 साल की बच्ची और 3 साल का बच्चा शामिल था। आज हमारे देश को ज़रूरत है ऐसे माइग्रेशंस को डीमोटिवेट करे। इस माइग्रेशन को कर्ब करने के लिए गवर्नमेंट को एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी और सोशल ऑर्डर पे काम करने की ज़रूरत है जिससे माइग्रेशन के पुश फैक्टर्स को रिड्यूस किया जा सके। इसके अलावा फॉरेन्स में रेसिडेंट इंडियंस के लिए बेटर इंसेंटिव्स और अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में डेवलप किए जाएं तो उम्मीद है कि इससे इंडियंस का रिजर्व माइग्रेशन इंक्रीज होगा। यदि गवर्नमेंट अपने एफर्ट्स के जरिए इंडिया से होने वाले माइग्रेशन को रोकने में सक्षम होती है तो इससे न केवल हमारे देश को टैलेंटेड वर्कफोर्स मिलेगा बल्कि एक्सपर्टीज़ के प्रेजेंस में हमारे देश की डेवलपमेंट फर्दर बूस्टअप हो पाएगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत में होने वाले ब्रेन ड्रेन की। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।